हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MSO1 सोशियोलॉजिकल थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द रोल ऑफ एनलाइटनमेंट इन द स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, यह क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि एनलाइटनमेंट पीरियड ने सोशियोलॉजी के जन्म और विकास पर कैसे असर डाला। मतलब हमें बताना है कि उस दौरान के आइडियाज जैसे रीजन, साइंस और प्रोग्रेस ने सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनने में कैसे हेल्प किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। एनलाइटनमेंट 17 एंड 18 सेंचुरी यूरोप का वो दौर था जब लोगों ने धार्मिक विश्वास के बजाय रीजन और साइंस को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। इस दौर में सोसाइटी को समझने के नए साइंटिफिक तरीके डेवलप हुए। सोशियोलॉजी इसी सोच से जन्मी, जहां थिंकर्स जैसे ऑगस्ट कॉम्ट, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने ह्यूमन सोसाइटी को रैशनल नजरिए से समझने की कोशिश की। एनलाइटनमेंट ने हाई सोशियोलॉजी के लिए एक साइंटिफिक फाउंडेशन दी। मेन बॉडी। 1. एनलाइटनमेंट, रैशनल सोच का युग। एनलाइटनमेंट का मतलब था सोच और विचार की आज़ादी। लोगों ने पुरानी रिलीजियस सोच को चैलेंज करना शुरू किया। फिलोसोफर्स जैसे वोल्टेयर, रूसो और डाइडरोट ने कहा कि समझ को रिफॉर्म करने के लिए ज्ञान और लॉजिक का यूज करना चाहिए। ये सोच सोशियोलॉजी के लिए ग्राउंडवर्क बनी, जहां समझ को डिवाइन नहीं बल्कि ह्यूमन और रैशनल टर्म्स में समझा गया। 2. साइंस और एम्पिरिकल अप्रोच का असर। एनलाइटनमेंट ने ये आइडिया दिया कि सोसाइटी भी नेचुरल वर्ल्ड की तरह अपने रूल्स पे चलती है। ऑगस्ट कॉम्ट ने इसी से प्रेरित होकर लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया और सोशियोलॉजी को एक पॉजिटिव साइंस बनाया। नेचुरल साइंस जैसे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के मेथड्स को सोसाइटी पर अप्लाई करना सोशियोलॉजी का कोर प्रिंसिपल बना। इससे सोशियोलॉजी एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक सब्जेक्ट बन गई। 3. ह्यूमनिज्म और प्रोग्रेस का विश्वास। एनलाइटनमेंट थिंकर्स को विश्वास था कि इंसान एजुकेशन और रीजनिंग से अपनी जिंदगी और सोसाइटी को बेहतर बना सकता है। कॉन्डोसर्ट जैसे थिंकर्स ने प्रोग्रेस को ह्यूमन रीजन से जोड़ा। सोशियोलॉजी ने इसी से इंस्पिरेशन ली, जैसे डर्कहाइम और मार्क्स ने सोशल चेंज और इनइक्वालिटी को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया। प्रोग्रेस का आइडिया सोशियोलॉजी के हर थियरी के सेंटर में बन गया। 4. सेकुलरिज्म और रिलीजन की आलोचना। पहले समझ को डिवाइन ऑर्डर के रूप में समझा जाता था, लेकिन एनलाइटनमेंट के बाद रीजन और ह्यूमन एजेंसी पर फोकस आया। इस सेक्युलर अप्रोच ने सोशियोलॉजी को थियोलॉजी से अलग एक नई आइडेंटिटी दी। कॉम्ट ने रिलीजन को एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में समझा। ये सोच एनलाइटनमेंट से है आए। 5. इंडिविजुअलिज्म और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। थिंकर्स जैसे हॉब्स, लॉक और रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी दी, जिसमें सोसाइटी को इंडिविजुअल्स के एग्रीमेंट का रिजल्ट बताया गया। इससे सोशियोलॉजी का फोकस सुपरनैचुरल से हटकर इंसान और उसके रिलेशनशिप्स पर आया। इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच का रिश्ता समझने की बेस यहां से बनी। 6. अर्ली सोशियोलॉजिस्ट्स पर प्रभाव। कॉम्ट ने एनलाइटनमेंट के साइंटिफिक ऑप्टिमिज्म को सोशियोलॉजी में लगाया। डर्कहाइम ने सोशल फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करने पर जोर दिया। मार्क्स ने एनलाइटनमेंट के क्रिटिकल स्पिरिट को अपने कैपिटलिस्ट सोसाइटी के एनालिसिस में यूज किया। हर क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट ने एनलाइटनमेंट के आइडियाज रैशनैलिटी, साइंस और प्रोग्रेस को अपने थियरीज में अडॉप्ट किया। कंक्लूजन। अंत में एनलाइटनमेंट वो युग था जहां से सोशियोलॉजी ने अपनी जड़ पकड़ी। रीजन, साइंस और ह्यूमन प्रोग्रेस के विचारों ने समझ को समझने का नया दृष्टिकोण दिया। ये दौर ने सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक और इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनाया। इसी वजह से हम कहते हैं कि एनलाइटनमेंट ही सोशियोलॉजी के जन्म की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, क्रिटिकली एक्सप्लेन लेवी स्ट्रॉस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एज सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने सोशल स्ट्रक्चर को एक फिजिकल चीज नहीं बल्कि एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट के रूप में कैसे समझा। हमें उनके स्ट्रक्चरलिज्म के थियरी,
बाइनरी ऑपोजिशंस के कॉन्सेप्ट और सोशल रिलेशंस के एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है, साथ ही उनके आइडियाज की क्रिटिकल एवैल्यूएशन भी करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशल साइंसेज में स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि हर समाज के नीचे कुछ यूनिवर्सल मेंटल पैटर्न्स होते हैं जो लोगों के सोचने और समझने के तरीके को शेप करते हैं। उनके लिए सोशल स्ट्रक्चर एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल था जिसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन जिससे हम सोसाइटी को समझते हैं। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चरलिज्म और लेवी स्ट्रॉस का नजरिया। लेवी स्ट्रॉस का मानना था कि हर सोसाइटी के पीछे एक छुपी हुई स्ट्रक्चर होती है जो कल्चर और व्यवहार को गाइड करती है। लिंग्विस्ट फर्डिनैंड द सुशो से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि जैसे भाषा के पीछे एक ग्रामर होती है, वैसे ही सोसाइटी के पीछे भी एक डीप स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर इंसानी दिमाग के यूनिवर्सल पैटर्न्स पर बेस्ड होती है, जो मिथ्स, किनशिप और रिचुअल्स को ऑर्गेनाइज करती है। एग्जाम्पल। किनशिप सिस्टम में मैरिज अलायंसेस या विमेन एक्सचेंज एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं जहां रेसिप्रोसिटी और कम्युनिकेशन के रूल्स छुपे होते हैं। 2. सोशल स्ट्रक्चर एक कॉग्निटिव कॉन्स्ट्रक्ट के रूप में। लेवी स्ट्रॉस कहता था कि सोशल स्ट्रक्चर को हम फिजिकली नहीं देख सकते, ये एक मेंटल मॉडल है जो ह्यूमन माइंड बनाता है। उन्होंने सोशल रिलेशंस, जो हम देखते हैं, और सोशल स्ट्रक्चर, जो हम सोच कर समझते हैं, के बीच फर्क बताया। स्ट्रक्चर असल में एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है जहां ह्यूमन माइंड किनशिप, मिथ्स और रिचुअल्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को कैटेगराइज करता है। एग्जाम्पल। अलग अलग संस्कृतियों के मिथ्स अलग लगते हैं, लेकिन सब में कुछ कॉमन पैटर्न्स मिलते हैं, जैसे नेचर वीएस कल्चर या लाइफ वीएस डेथ, जो इंसानी सोच का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। 3. बाइनरी ऑपोजिशंस और स्ट्रक्चरल एनालिसिस। लेवी स्ट्रॉस का मेन आइडिया था बाइनरी ऑपोजिशंस, यानी इंसानी सोच हमेशा कंट्रास्ट्स में काम करती है, जैसे मेल, फीमेल, रॉ, कुक्ड, नेचर, कल्चर। ये ऑपोजिशन सोसाइटी के मीनिंग्स और ऑर्डर को बनाते हैं। अपनी किताब द रॉ एंड द कुक्ड में उन्होंने दिखाया कि मिथ्स चाहे अलग अलग लगते हो, उनमें अंडरलाइंग स्ट्रक्चर सेम होती है। इस तरह उन्होंने दिखाया कि सोसाइटी एक मेंटल कंस्ट्रक्शन है, जहां सोशल ऑर्डर ह्यूमन थॉट का रिफ्लेक्शन है। एग्जाम्पल। ट्राइबल कम्युनिटीज में मैरिज रूल्स और मिथ्स एक सिंबॉलिक थिंकिंग पैटर्न दिखाते हैं, जिससे समाज के हिडन लॉजिक को समझा जा सकता है। 4. थियरी के क्रिटिसिज्म्स। माइंड पर ओवर एम्फोसिस। कई थिंकर्स ने कहा कि उन्होंने हिस्ट्री और मटेरियल एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया। ह्यूमन एजेंसी का एब्सेंस। उनका मॉडल ह्यूमंस को पैसिव दिखाता है, जहां लोग सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं। कल्चरल जनरलाइजेशन। बाइनरी ऑपोजिशंस को उन्होंने यूनिवर्सल बताया, लेकिन सभी कल्चर्स पर यह अप्लाई नहीं होता। चेंज का एक्सप्लेनेशन मिसिंग। स्ट्रक्चरलिज्म स्टैटिक है, इसमें समाज के बदलाव का कोई मैकेनिज्म नहीं मिलता। फिर भी लेवी स्ट्रॉस का स्ट्रक्चरल अप्रोच एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों में एक नया डायरेक्शन देता है, कल्चर के पीछे छुपे पैटर्न समझने के लिए। कंक्लूजन। लेवी स्ट्रॉस के नज़र में सोशल स्ट्रक्चर एक मेंटल और सिंबॉलिक कॉन्स्ट्रक्ट है जो इंसानी सोच के यूनिवर्सल पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है। उनके आइडियाज ने सोशल थियरी को एक नए कॉग्निटिव एंगल से समझा। हालांकि कुछ लोगों ने इससे एब्स्ट्रैक्ट कहा, पर उनके काम ने कल्चर और सोसाइटी के हिडन लॉजिक को समझने में बहुत योगदान दिया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Elaborate the basic premises of functionalism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फंक्शनलिज्म के बेसिक आइडियाज और असम्पशंस को डिटेल में समझाना है। बताना है कि ये थियरी समाज को कैसे देखती है, उसके पार्ट्स का क्या रोल है, और कैसे ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करती है। इंपॉर्टेंट थिंकर्स जैसे डर्कहाइम, पार्सन्स और मर्टन का मेंशन भी जरूर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फंक्शनलिज्म सोशियोलॉजी की सबसे पुरानी और इंपॉर्टेंट थियरीज में से एक है। इस थियरी के हिसाब से समाज एक सिस्टम है जिसमें अलग अलग पार्ट्स मिलकर स्टेबिलिटी और हार्मनी बनाए रखते हैं। हर इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, एजुकेशन और रिलीजन सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अपना रोल प्ले करता है। एमील डर्कहाइम, टैलकट पार्सन्स और रॉबर्ट के मर्टन ने इस अप्रोच को डेवलप किया। इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी कहा जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस दोनों को समझता है। मेन बॉडी। 1. समाज एक इंटररिलेटेड सिस्टम है। फंक्शनलिज्म समाज को एक ऑर्गेनिज्म के जैसे देखता है जिसमें हर पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है।
फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी और रिलीजन जैसे इंस्टीट्यूशंस मिलकर समाज को स्टेबल बनाए रखते हैं। जैसे फैमिली बच्चों को संस्कार और वैल्यूज देती है, वैसे हाई स्कूल उन्हें नॉलेज और स्किल्स देता है। अगर कोई पार्ट अपना रोल सही से नहीं निभाता तो पूरा सिस्टम अफेक्ट होता है। 2. सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी। फंक्शनलिज्म का मेन आइडिया है कि सोसाइटी नेचुरली स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है। एमिल डर्कहाइम ने कहा था कि शेयर्ड वैल्यूज और नॉर्म्स ही समाज को जोड़े रखते हैं। जब लोग कॉमन बिलीफ्स फॉलो करते हैं तो ऑर्डर बना रहता है, और जब ये कमजोर पड़ते हैं तो डिविएंस बढ़ता है। डर्कहाइम के सुसाइड स्टडी से ये आइडिया क्लियर होता है कि सोसाइटी के नॉर्म्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। 3. सोसाइटी के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। टैलकट पार्सन्स ने बताया कि हर सोसाइटी को सर्वाइव करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। उन्होंने AGIL मॉडल दिया: अडेप्टेशन, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना; इकोनॉमी, गोल अटेनमेंट, कलेक्टिव गोल्स सेट करना और अचीव करना; पॉलिटिक्स, इंटीग्रेशन, सब पार्ट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना; लॉ एंड नॉर्म्स, लेटेंसी, कल्चर और वैल्यूज को प्रिजर्व करना; फैमिली और रिलीजन। ये 4 फंक्शन सोसाइटी के बैलेंस और सर्वाइवल के लिए जरूरी है। 4. मर्टन के मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस। रॉबर्ट के मर्टन ने फंक्शनलिज्म को और प्रैक्टिकल बनाया। मैनिफेस्ट फंक्शंस जो इंटेंडेड और क्लियर आउटकम्स होते हैं, एग्जाम्पल, एजुकेशन से नॉलेज मिलती है। लेटेंट फंक्शंस जो अनइंटेंडेड रिजल्ट्स होते हैं, एग्जाम्पल, स्कूल से दोस्ती और सोशल स्किल्स डेवलप होती है। उन्होंने डिसफंक्शंस का कॉन्सेप्ट भी दिया जब कोई पार्ट सोशल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। इससे थियरी ज्यादा रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल बनी। 5. फंक्शनलिज्म की आलोचना, क्रिटिसिज्म। क्रिटिक्स कहते हैं कि फंक्शनलिज्म चेंज और कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करता है। मार्क्सिस्ट थिंकर्स बोलते हैं कि ये इनइक्वालिटी और पावर स्ट्रगल्स को नजरअंदाज करता है। ये असम्पशन भी प्रॉब्लमैटिक है कि हर इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। फिर भी फंक्शनलिज्म हमें समाज के स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी को समझने का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देता है। कंक्लूजन: फंक्शनलिज्म सोसाइटी के स्ट्रक्चर और हार्मनी को समझता है और ये बताता है कि कैसे हर इंस्टीट्यूशन अपना रोल प्ले करके ऑर्डर मेंटेन करता है। चाहे इस थियरी पर क्रिटिसिज्म हुआ हो, लेकिन ये सोशियोलॉजी की फाउंडेशन थियरी है जो हमें समाज के इंटरकनेक्टेड नेचर को समझाती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss the dynamics of power in local communities as elaborated by Miller and Dahl. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि मिलर और दहल ने लोकल कम्युनिटीज में पावर के काम करने के तरीके को कैसे एक्सप्लेन किया। हमें उनके एम्पिरिकल स्टडीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न्स और प्लूरलिज्म और एलिटिज्म के कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। आंसर: इंट्रोडक्शन। पावर यानी शक्ति एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि कौन किस पर असर डाल सकता है या किस तरह डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। लोकल कम्युनिटीज में पावर का स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग शुरू होती है। सी राइट मिल्स, रॉबर्ट दहल और मिलर जैसे सोशियोलॉजिस्ट्स ने इस टॉपिक पर काफी काम किया है। दहल और मिलर ने लोकल लेवल पर पावर के प्रैक्टिकल वर्किंग को डिटेल में समझाया। मेन बॉडी। 1. लोकल कम्युनिटीज में पावर का कॉन्सेप्ट। लोकल लेवल पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूनिसिपल बॉडीज, बिजनेस ग्रुप्स और सिविल ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। इन सब के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एक जैसे नहीं होता। कुछ लोग कुछ इश्यूज पर ज्यादा पावरफुल होते हैं। पहले थिंकर्स जैसे मिल्स कहते थे कि पावर सिर्फ एक एलीट ग्रुप के हाथ में होती है, लेकिन दहल और मिलर ने अपने रिसर्च से इस बात को चैलेंज किया। 2. रॉबर्ट डाल का स्टडी, हु गवर्न्स, 1961। रॉबर्ट दहल ने न्यू हेवन, अमेरिका के सिटी पॉलिटिक्स पर रिसर्च किया था। उन्होंने प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ पावर दी, जिसमें कहा गया कि पावर एक ग्रुप के पास नहीं होती, बल्कि अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है। उनके स्टडी के मेन पॉइंट्स: डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हर इश्यू पर अलग ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है, जैसे बिजनेसमैन इकोनॉमिक मैटर्स पर और टीचर्स एजुकेशन पर। कंपटीशन, पावर एक जगह फिक्स्ड नहीं होती, सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोकल लोग और ऑर्गेनाइजेशंस भी डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दहल कहता है कि लोकल लेवल पर डेमोक्रेसी का रियल फॉर्म दिखता है जहां पावर कंटिन्यूअसली शेयर होती रहती है। 3. मिलर का योगदान,
मिला ने दहल के आइडियाज को आगे बढ़ाया और ये बताया कि पावर सिर्फ इंस्टीट्यूशन से नहीं बल्कि वैल्यूज और बिलीफ से भी बनती है। उन्होंने ये कहा कि पावर हर सिचुएशन में अलग होती है, कभी कंसेंसस से आती है, कभी कंपटीशन से। लोकल एलीट्स कभी कभी लोगों के ट्रस्ट और लेजिटिमेसी के बेस पर पावरफुल बनते हैं, ना कि फोर्स से। मिला ने पावर को एक इंटरैक्टिव प्रोसेस माना जहां सभी एक्टर्स अपनी पोजीशन नेगोशिएट करते रहते हैं। 4. एलीटिज्म और प्लूरलिज्म के बीच अंतर। दहल और मिलर दोनों ने प्लूरलिस्ट मॉडल को सपोर्ट किया, जबकि सी राइट मिल्स जैसे थिंकर्स एलीटिस्ट मॉडल के पक्ष में थे। एलीटिस्ट मॉडल, पावर कुछ सिलेक्टेड लोगों के हाथ में होती है। प्लूरलिस्ट मॉडल, पावर सभी ग्रुप्स के बीच डिवाइडेड होती है, जिससे डेमोक्रेसी ज्यादा इंक्लूसिव बनती है। लोकल लेवल पर यह प्लूरलिज्म सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन का मौका देता है, लेकिन कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स भी क्रिएट करता है। 5. इनके स्टडीज का महत्व। दहल और मिलर के काम ने अर्बन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को समझने के लिए एक नया फ्रेमवर्क दिया। इन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी हो। इनके कॉन्सेप्ट्स आज भी लोकल गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग के लिए रेलेवेंट है। कंक्लूजन, मिलर और दहल के स्टडीज ने ये साबित किया कि पावर एक जगह कंसंट्रेट नहीं होती, बल्कि अलग अलग ग्रुप्स के बीच कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन्होंने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट मजबूत किया और लोकल डेमोक्रेसी के वर्किंग को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. What do you mean by legitimacy? Discuss its various bases. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें legitimacy का मतलब समझाना है, यानी लोग किसी अथॉरिटी को क्यों सही और उचित मानते हैं। साथ ही हमें उसके अलग अलग बेसिस या टाइप्स बताने हैं, जैसे मैक्स वेबर ने ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक और लीगल रैशनल लेजिटिमेसी के रूप में समझाया था। आंसर। इंट्रोडक्शन। लेजिटिमेसी का मतलब होता है किसी अथॉरिटी या शासन को समाज द्वारा सही, न्यायिक और उचित माना जाना। जब लोग किसी शासन को अपने मूल्यों के हिसाब से स्वीकार कर लेते हैं, तो उसे लेजिटिमेट कहा जाता है। मैक्स वेबर ने सबसे पहले लेजिटिमेसी का सिस्टमैटिक स्टडी किया और उसके 3 मुख्य बेसिस बताए। ये कॉन्सेप्ट समझने से हमें ये पता चलता है कि लोग बिना जोर जबरदस्ती के अथॉरिटी को क्यों मानते हैं। मेन बॉडी। 1. लेजिटिमेसी का अर्थ और महत्व। परिभाषा। लेजिटिमेसी का अर्थ है किसी अथॉरिटी को जनता द्वारा सही और न्यायिक मानना। जब लोग अपने इच्छा से कानून और नियमों का पालन करते हैं, तब अथॉरिटी को लेजिटिमेसी मिलती है। लेजिटिमेट अथॉरिटी समाज में स्थिरता और समर्थन पाती है। अगर लेजिटिमेसी कम हो जाए तो विरोध, आंदोलन या क्रांति भी हो सकती है। उदाहरण, भारत की लोकतांत्रिक सरकार को लोग लेजिटिमेट मानते हैं क्योंकि वो संविधान और न्यायिक प्रक्रिया पर आधारित है। 2. मैक्स वेबर के अनुसार लेजिटिमेसी के प्रकार। मैक्स वेबर ने लेजिटिमेसी के 3 शुद्ध रूप, प्योर टाइप्स, बताए, जो लोगों के अथॉरिटी मानने के कारणों पर आधारित है। ए. ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी। ये पुरानी परंपराओं, रिवाजों और सांस्कृतिक धारणाओं पर आधारित होती है। लोग अथॉरिटी को मानते हैं क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। उदाहरण, राजा महाराजा जैसे ब्रिटिश मोनार्की या पुराने भारतीय राजवंश। यहाँ लोग कानून के लिए नहीं, बल्कि परंपरा और धार्मिक श्रद्धा के लिए मान लेते हैं। बी. कैरिज्मेटिक लेजिटिमेसी। ये किसी नेता के असाधारण व्यक्तित्व और प्रभाव पर आधारित होती है। लोग इमोशनल कनेक्शन और फेथ के बेसिस पर ऐसे नेता को फॉलो करते हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जैसे नेता जिनके व्यक्तित्व ने लोगों को प्रेरित किया। लेकिन ये लेजिटिमेसी अस्थिर होती है और नेता के जाने के बाद कम हो सकती है। सी. लीगल रैशनल लेजिटिमेसी। ये कानून, नियम और प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। अथॉरिटी व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि पद और संस्था के पास होती है। उदाहरण, लोकतांत्रिक देश और ब्यूरोक्रेसी जहां लोग सिस्टम और कानून पर विश्वास करते हैं। इसमें लोग पर्सनल लॉयल्टी नहीं, बल्कि कानूनी सिस्टम पर विश्वास करते हैं। 3. अन्य आधुनिक रूप और दृष्टिकोण। आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी। जब शासन किसी विचारधारा या आइडियोलॉजी, जैसे कम्युनिज्म, रिलीजन, पर आधारित होता है। परफॉर्मेंस लेजिटिमेसी। आज के समय में सरकार अपने काम, विकास और पब्लिक वेलफेयर के जरिए लेजिटिमेसी पाती है। इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। जब किसी देश को अन्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृति मिलती है, तो उसकी लेजिटिमेसी बढ़ जाती है। 4.
लेजिटिमेसी की चुनौतियां। भ्रष्टाचार, असमानता और शक्ति का दुरुपयोग लेजिटिमेसी को कम कर देते हैं। लोकतांत्रिक समाज में लेजिटिमेसी जनता के भरोसे और भागीदारी पर निर्भर करती है। मीडिया और पब्लिक ओपिनियन भी आज लेजिटिमेसी को प्रभावित करते हैं। कंक्लूजन, लेजिटिमेसी किसी भी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की आधारशिला है। अगर लेजिटिमेसी कम हो जाए तो अथॉरिटी स्थिर नहीं रह पाती। मैक्स वेबर के 3 टाइप्स इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करते हैं, जबकि आधुनिक समय में परफॉर्मेंस और जनता के भरोसे पर भी लेजिटिमेसी टिकती है। इसलिए किसी भी शासन के लिए लेजिटिमेसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।